हाँ, नमस्कार सभी को। टीचमेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कितने लोग जुड़ चुके हैं? 13 बच्चे आ चुके हैं अपने साथ ऑनलाइन। तो जल्दी जल्दी आ जाएं भाई सभी। टेस्ट सभी ने कर लिया क्या? हाँ जी सर। ऑनलाइन जो टेस्ट दिया हुआ था, क्या आपने किए सभी वो प्रश्न? कर लिया सर। कहाँ पे था सर, हमें पता ही नहीं। राजस्थान का भूगोल अपने पढ़ रहे हैं और भूगोल के अंतर्गत अपने टॉपिक चल रहा था राजस्थान का परिचय। और परिचय के अंतर्गत अपने देखा था राजस्थान की स्थिति। नंबर 1 बात स्थिति को कवर किया था। नंबर 2 बात हमने की थी राजस्थान की परिधि को कवर, कि राजस्थान की परिधि किस तरह जिले हैं, कौन कौन से किसके साथ सीमा बनाते हैं, कितनी हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इन सभी चीजों पर अपने चर्चा कर चुके हैं। तो अब अपने राजस्थान के भूगोल को आगे बढ़ाते हैं और अब अपने राजस्थान का विभाजन करते हैं, भौतिक विभाजन। राजस्थान का भौतिक विभाजन दूसरा टॉपिक है राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन की अगर बात करें तो अपने पूरे राजस्थान को जो जो क्षेत्र है, जैसी जलवायु रख रहा है, जैसे भू उच्चावच है, भौगोलिक संरचना है, ठीक है ना, उसके आधार पे अपने क्या किया, राजस्थान का भौतिक विभाजन किया। तो अपने राजस्थान के दौरान हमने देखा था कि राजस्थान उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर की लंबाई लिए हुए है और पूर्व से पश्चिम तक राजस्थान 869 किलोमीटर की लंबाई लिए। तो एक्चुअल में ये राजस्थान की लंबाई है, ये राजस्थान की चौड़ाई है। तो ये चीजें अपने कवर कर चुके हैं पहली क्लास में। अब थोड़ा सा अगर अपने बात करें कि राजस्थान का ऐसे विकिरण के रूप में लंबाई चेक करें अपने राजस्थान की, तो लगभग ये आती है 850 किलोमीटर की, ठीक है ना। तो ये अपने आप में उत्तर है, ये पश्चिम है, तो ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम। और इधर हो गया कौन सी, दक्षिण पूर्व। तो राजस्थान का उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व जो विकिरण है वो लगभग कितना है, 850 किलोमीटर। और अगर ये विकिरण अपने देखें तो ये लगभग है 784 किलोमीटर की, 784 किलोमीटर का अपना ये विकिरण है। तो अपने को जो किलोमीटर के 4 डाटे मैंने बताए हैं वो अपने को ध्यान में रखने हैं। राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर और राजस्थान की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर और राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का जो विकिरण है वो 850 किलोमीटर का है और राजस्थान का उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम का जो विकिरण है वो 784 किलोमीटर है। तो ये 4 डाटा अपने को
ध्यान में रखने हैं। आप नोट डाउन कर लेना, अन्यथा आप वीडियो दोबारा देख लेना, ऐप में सेव हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है, एक बार आपको समझना इस चीज को। तो अब अपने कर रहे हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान के भौतिक विभाजन की अगर बात करें तो राजस्थान है पूरा, उसको हम उनकी विभिन्न संरचनाओं के आधार पर, विभिन्न भू उच्चावच की स्थिति के आधार पर, ठीक है ना, भौगोलिक संरचना के आधार पर राजस्थान का भौतिक विभाजन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से प्रश्न आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं, भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ये, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम भौतिक विभाजन किस तरह करेंगे राजस्थान। तो राजस्थान की जो आकृति है, राजस्थान की जो आकृति है, अगर आकृति की मैं बात करूं तो राजस्थान की आकृति आप चित्र में देख रहे हो, इसकी आकृति है पतंगाकार। पतंगाकार आकृति। कई बार ये प्रश्न भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार। और कल अपने जिक्र किया था राजस्थान की परिधि के बारे में, और परिधि में हमने देखा था राजस्थान की टोटल जो बाउंड्री है, टोटल बाउंड्री है वो कितनी है? 5920 किलोमीटर की बाउंड्री है, जिसमें से 1070 किलोमीटर की जो बाउंड्री है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर के साथ जुड़ी हुई है, बाकी 4850 किलोमीटर की जो सीमा है वो अन्य राज्यों के साथ जुड़ी हुई है, जिसके अंतर्गत अपने 5 राज्य पड़े थे। ठीक है, और ये जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। तो इस पे अपने जिक्र कर चुके हैं पहली वाली क्लास में। जो आज पहली बार क्लास अटेंड कर रहा है तो वो प्लीज पीछे वाले जो 2 वीडियो हैं उन पे जाके एक बार जरूर स्टडी करें, ताकि अपने राजस्थान का जो आगे वाला वीडियो उसके साथ लिंक होता जाए और अपने पूरा राजस्थान का जो भूगोल है अच्छा सा समझ में आता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान का भौतिक विभाजन। ठीक है ना, तो यहाँ अपने भौतिक विभाजन का मतलब है कि कोई वस्तु अपने देखते हैं तो हम जो उसको देखते हैं तो वो कैसी दिखती है। ठीक है ना, भौतिक स्वरूप का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु बाहरी रूप से अपने देखते हैं तो वो कैसी दिखती है। तो आप बहुत सारे टेक्निकल बच्चे जुड़े हुए हैं, ITI होल्डर के हैं जितने भी, जैसे मान लो कि अपने जनरेटर वाला लेसन अपने पढ़ा था, ठीक है ना, तो जनरेटर में हमने पढ़ा था ना, जनरेटर का भागों की पहचान करना, या अपने जनरेटर के मुख्य पार्ट्स, जो हम जैसे जनरेटर के पास जाएंगे तो जनरेटर के कौन कौन से पार्ट अपने को दिखाई देंगे। ठीक है ना, तो उसी तरीके से अपने राजस्थान के अंदर पूरा घूमते हैं तो पूरा राजस्थान अपने को कैसा दिखता है, क्योंकि आप देखोगे कि राजस्थान के अंदर आप कहीं जाओगे तो आपको पहाड़ी इलाका मिलेगा, कहीं जाओगे तो आपको मैदानी इलाका मिलेगा, कहीं जाओगे तो आपको मरुस्थलीय इलाका मिलेगा, कहीं जाओगे वहां नदियां मिलेगी। ठीक है ना, तो यानी कि अलग अलग कंडीशंस अपने सामने आएगी। तो उन्हीं कंडीशंस को, उन्हीं भौगोलिक संरचनाओं के आधार पे अपने राजस्थान का भौतिक विभाजन कर रहे। तो राजस्थान का भौतिक विभाजन अपने बात करें तो राजस्थान को मुख्य रूप से अपने जो बांटेंगे उसमें से पहला जो पार्ट आएगा, ठीक है ना, पहला जो पार्ट आएगा, ठीक है ना, वो पार्ट आपका ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है ना, जिसको अपने क्या बोलेंगे, इसमें बहुत सारा राजस्थान का हिस्सा आएगा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश नंबर 1 भाग, जिसके अंदर अपने देखेंगे कि राजस्थान का बहुत सारा हिस्सा जो पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, अपना गंगानगर, हनुमानगढ़, लगभग 12 जिले इसमें आते हैं। तो वो पश्चिमी राजस्थान है जो एक मरुस्थलीय, ठीक है ना, एक मरुस्थलीय भाग है, जिसमें अपने इस मरुस्थल को बोलते हैं थार का मरुस्थल। तो वो थार के मरुस्थल वाला हिस्सा है, उसको हमने एक नाम दे दिया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान का एक पार्ट बन गया ये। ठीक है ना, उसके बाद अपने नीचे आएंगे तो अपने को ये जो इलाका है राजस्थान का, ये जो इलाका है, ये जो इलाका है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो यहाँ अपने को राजस्थान में मिलेगी क्या? पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला यानी कि पहाड़ी एरिया ये। तो इस पार्ट को अपने 2 नंबर नाम दे देते हैं, तो इसको बोलेंगे कि अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान में,
ठीक है ना, उस वो जितना क्षेत्र घेरती है, तो इस पे अपने डीप में पढ़ेंगे, सभी को एक एक को पढ़ेंगे अच्छे से। एक बार आप इसका व्यू अपने दिमाग में बनाए कि भौतिक विभाजन किस तरह किया जाए। ठीक है, तो जैसे ही किसी पार्ट का नाम आता है, जैसे नाम आ गया कि ये जिला राजस्थान का पर्वतीय अरावली पर्वतीय प्रदेश का हिस्सा है, तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि राजस्थान के कौन से हिस्से की बात की जा रही। ठीक है, उसके बाद अगर अपने बात करें तो ये जो एरिया है, ये पूर्वी जो एरिया है, ठीक है ना, ये मैदानी भाग, ठीक है ना, यहाँ पे चंबल नदी है, ठीक है ना, बहुत सारी छोटी जो नदियां हैं, उन नदी के द्वारा, ठीक है ना, इधर से गंगा ब्रह्मपुत्र का भी पानी अपने यहाँ कुछ यूज होता है, सॉरी गंगा नदी का, गंगा और यमुना का, ठीक है ना, तो ये गंगा यमुना का ये एक भाग माना जाता है। ठीक है, इसको अपने बोलेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्या बोलेंगे? पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो अपने भाग कर चुके राजस्थान के कितने? 3। ठीक है ना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, और नीचे जो बच गया, ठीक है ना, इसको अपने नाम देंगे दक्षिण का पठारी प्रदेश, दक्षिण का पठारी प्रदेश। तो ये राजस्थान के 4 भाग हो गए। ठीक है ना, भौतिक संरचना के आधार पे हमने राजस्थान को कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 4 भागों। ठीक है, पहला भाग कौन सा हुआ? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा पार्ट हुआ अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा हुआ पूर्वी मैदानी भाग। चौथा हुआ दक्षिण पठारी प्रदेश। ठीक है, अब अपने इन 5 भागों का अध्ययन करेंगे, एक एक भाग का अध्ययन करेंगे, उसको आगे और तोड़ेंगे। ठीक है ना, कौन से में क्या क्या संरचना आएगी, कौन कौन से जिले सम्मिलित है, कैसी यहाँ की जलवायु है, कैसा वनस्पति है, किस तरह का सारा सिस्टम अपने इसका अध्ययन करेंगे, तभी अपने मानेंगे कि हम संपूर्ण भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये 5 भाग अगर समझ में आ गए हैं तो कोई एक व्यक्ति मेरे को बताए कि क्या ये 4 भाग समझ में आ गए हैं? आगे सर समझ में आवाज आ रही है क्या? आ रही है। आ रही है सर। आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? आ रही है सर। पहुंच रही है सर। हेलो। हाँ जी सर। तो आगे इसको बढ़ाते हैं अपने। ये तो था ऐसा डायग्राम जो हमने नक्शे के साथ समझा। अब रेखिक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना, रेखिक डायग्राम बनाते हैं ताकि अपने को अच्छे से समझ में आता जाए। तो बाद में मैं एक एक का वर्गीकरण करूंगा, उसके अंदर अपने घुस घुस के सारी बातें पकड़ेंगे, महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो भी फैक्ट है उसको अपने नोट डाउन भी करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ रेखिक डायग्राम बना रहा हूँ राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान को भौतिक रूप से 4 भागों में अपने डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, पहला कौन सा आ गया? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है ना, उत्तर पश्चिम में उत्तर का हिस्सा भी थोड़ा थोड़ा जिसमें काउंट कर लिया जाता है। दूसरा अपने पढ़ेंगे क्या? मध्यवर्ती भी लिख सकते हो आप इसके साथ। ठीक है ना, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। ठीक है, तीसरा पार्ट अपने पढ़ा था कौन सा? पूर्वी मैदानी भाग। मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही है? इसकी ब्लूटूथ की बैटरी खत्म होगी। इसमें मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बच्चे चैट नहीं कर रहे। चलो एक मिनट, वो ईयरफोन दे दो मेरे को। उसमें तो जो बोल रहे हैं वो सुन ही रहे हैं मेरे को। एक मिनट देना।
अभी आवाज पहुंच रही है क्या सभी के पास? हाँ जी यस सर। आपकी तो आ रही है सर। हाँ ठीक है ना। ए देखो, एक आधा कोई माइक ऑन किया करो, सारे माइक ऑन मत किया करो, ठीक है ना, दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं फिर। स्क्रीन अगर आपको दिखाई नहीं दे रही तो आप थोड़ी सी जूम कर लिया करो, ठीक है ना, बोर्ड पे अगर कुछ दिख नहीं रहा है। तो दूसरा अपना जो पार्ट है, ठीक है ना, एक नंबर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा हुआ मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा हुआ पूर्वी मैदानी भाग। उसके बाद चौथा जो पार्ट हमने डिवाइड किया था वो था कौन सा? दक्षिण का पठारी प्रदेश, ठीक है ना, दक्षिण में है तो दक्षिण का पठारी प्रदेश, ये राजस्थान का भौतिक विभाजन, ठीक है ना। तो राजस्थान को भौतिक रूप से अपने कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अब अपने पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको अपने विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ठीक है ना, स्टार्टिंग में। फिर अपने मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश को अपने पढ़ेंगे, फिर पूर्वी मैदानी भाग को हम पढ़ेंगे, और फिर दक्षिण के पठारी भाग को पढ़ेंगे। यहाँ की संरचना के बारे में जानेंगे, यहाँ की जलवायु के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। और यहीं से आपकी जलवायु है, एग्रीकल्चर है, ठीक है ना, कृषि है, पशुपालन है, संस्कृति है, सारी डिपेंड करेगी, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भूगोल से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। जैसा भूगोल है वैसी वहां की कल्चर है, वैसा ही वहां का एग्रीकल्चर है, वो वैसा ही वहां का पहनावा है, सारा सिस्टम यानी कि एक तरह से भूगोल के साथ किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को अपने क्या करेंगे? अभी अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अब मैं पहला पार्ट ले रहा हूं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। अब कौन सा हिस्सा कितना है, कितने क्षेत्र का संबंध रखता है, कितने प्रतिशत में है, कितना कौन कौन से जिले ये घेरता है, वो सारी चीजें बाद में जैसे जैसे एक एक को पढ़ेंगे डीपली मैं बताता जाऊंगा। एक बार आपके दिमाग में सिर्फ इतनी बातें आनी चाहिए कि राजस्थान को भौतिक रूप से हम कितने भागों में बांटते हैं और कौन से भाग का क्या क्या नाम है। तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी सभी के। तो अब अपने पहला मैं पार्ट ले रहा हूं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हेडिंग डाल लो अपनी कॉपी में, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहला पार्ट ले रहे हैं हम भौतिक स्वरूप का, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये अपने पढ़े। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अगर अपने बात करें तो थार का जो मरुस्थल है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है ना, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपने। तो मैं थोड़ा सा भूगोल के अंदर लेके जा रहा हूं आपको। तो भूगोल में क्या है
कि जो भौगोलिक संरचनाएं जितनी भी अपने देखते हैं, ठीक है ना, उस संरचनाओं के निर्माण में जो भूगर्भ के अंदर प्लेटें हैं, उन प्लेटों की कोई न कोई प्रतिक्रिया होती है जिसके स्वरूप से ये चीजें सामने आती है, ठीक है ना। तो अब अगर अपने बात करें तो पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो पृथ्वी है, ठीक है ना, थोड़ा सा भूगोल बता रहा हूं मैं ताकि अपने को ये पता चल जाए कि ये सारी चीजों से संबंध रखेगी। अब ये पृथ्वी है तो पहले कहते हैं कि पृथ्वी एक आग के गोले के समान थी, ठीक है, और धीरे धीरे ये ठंडा हो गया, ठीक है ना, और बाद में इसके अंदर क्या विस्फोट हुआ, ठीक है ना, इसके चारों तरफ क्या था, पानी था, और इस पानी को अपने बोलते थे पेंथालसा महासागर। क्या बोलते थे, पेंथालसा महासागर। और बाद में क्या हुआ कि ये पृथ्वी टूट के दो भागों में डिवाइड हुई, ठीक है ना, इस तरह, यानी कि जो पृथ्वी थी या जो भौगोलिक संरचना है वो दो भागों में टूट गई। तो ये जो चारों तरफ पानी था पेंथालसा महासागर के रूप में, ये पानी इस खाली जगह में आ गया, ठीक है ना। तो इस पानी को अपने नाम दिया गया टेथिस महासागर, टेथिस महासागर, ठीक है। उसके बाद भूगर्भिक संरचनाएं चलती रही, और ये जो पूरा दो पार्ट थे, इनमें से अपने एक पार्ट को तो कहते थे क्या, अंगारा लैंड, ठीक है ना, अंगारा लैंड, और एक को अपने बोलते थे गोंडवाना लैंड। ये दो पार्ट बन गए। बाद में आगे लाखों वर्ष बाद में धीरे धीरे संरचनाओं में परिवर्तन होता गया, ठीक है ना। ये परिवर्तन सारा का सारा प्लेटों के साथ हो जाता, आगे बताऊंगा प्लेटों के बारे में भी। तो बाद में क्या हुआ कि ये दोनों पार्ट टूट गए। वर्तमान में ये पार्ट मुख्य रूप से 7 भागों में टूटे हुए, ठीक है ना, जिसको अपने 7 महाद्वीप बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, 7 महाद्वीप। और जो पानी था जिसको अपने पहले पेंथालसा महासागर बोलते थे, वही पानी इधर आ गया, उसको अपने टेथिस महासागर बोला। बाद में जैसे जैसे पार्ट टूटे, पानी वहां पहुंचा, तो इस पानी को अपने मुख्य रूप से 5 भागों में डिवाइड कर दिया, जो 5 महासागर कहलाते, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा अपने आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर अपने विश्व भूगोल को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। हमें राजस्थान का संदर्भ लेना है थोड़ा सा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो पूरी पृथ्वी थी उस पे 2 मुख्य पार्ट है, एक सतल भाग, एक जल भाग, ठीक है ना। तो जल भाग को हम मुख्य रूप से 5 भागों में बांट रखा है, जो 5 महासागर के रूप में है, ठीक है। और जो सतल भाग है जो मुख्य रूप से 7 भागों में डिवाइड है, जिसको हम 7 महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और उसी 7 महाद्वीप में एक महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, ठीक है ना। और उस एशिया महाद्वीप को, ठीक है ना, जिसमें एशिया महाद्वीप में अपना भारत स्थित है, और उसी भारत का हिस्सा हमारा राजस्थान। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जहां आप रेत के टीले देखते हो बड़े बड़े, पहले कहते हैं कि यहाँ पे 33 महासागर बहता था, ठीक है ना। यानी जो आप मरुस्थलीय इलाका देखते हो जहां बहुत बड़े बड़े रेत के टीले हैं, ये क्या था, 33 महासागर का अवशेष माना जाता है, ठीक है। तो 33 महासागर में क्या है, नदियों का जो अवसाद होता था वो आके गिरता रहता था। तो धीरे धीरे 33 महासागर का जो अवशेष था वो उभर गया और एक मरुस्थल का रूप उसने ले लिया, ठीक है। तो अपना जो राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको अपने 33 महासागर का अवशेष मानते हैं, ठीक है। तो आपसे यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश मुख्य रूप से किसका भाग या किसका अवशेष माना जाता है, तो 33 महासागर का अवशेष माना जाता है। जब इसके प्रमाण की बात आती है, तो इसके प्रमाण को देने के लिए कुछ वो जो भूगोल शास्त्री हैं वो ये कहते हैं कि राजस्थान के अंदर जो खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है ना, राजस्थान के अंदर जो खारे पानी की झीलें हैं वो एक तरह से 33 महासागर के ही अवशेष हैं। तो ये प्रमाण के रूप में है। तो अपने एक बात यहां से समझ में आ जानी चाहिए कि 33 महासागर है वो, ठीक है ना, वो 33 महासागर अपने राजस्थान के इसी एरिया में बहता होगा किसी काल में, और वो उसी के अवशेष के रूप में आज जो मरुस्थल हम देख रहे हैं वो हमारा मरुस्थल कौन सा है,
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसका अपने राजस्थान में नाम है थार का मरुस्थल। ठीक है ना, जो राजस्थान ही नहीं, पंजाब, ठीक है ना, और अपने जो ये अपने सीमावर्ती जितने स्टेट है वहां तक फैला हुआ है। ठीक है, और पाकिस्तान में भी थार के मरुस्थल का भाग है। ठीक है, और इसी वे में अपने आगे बढ़ते हैं विश्व के अंदर, तो आगे भी बहुत सारे मरुस्थल इसी वे में है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये यहाँ कोई एक महासागर होता था, उसी का अवशेष के रूप में ये मरुस्थलीय प्रदेश है, वो उसी अक्षांशों के साथ आगे बढ़ता है। तो अपने सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये 33 महासागर का अवशेष के रूप में व्याप्त है या उसके रूप में जाना जाता है। तो क्या ये बात समझ में आ गई? कमेंट से बता सकते हो आप मेरे को, ठीक है ना, माइक से नहीं, मैं कमेंट देख रहा हूं, कमेंट से आप बता दो मेरे को। तो कुछ अब देखते हैं इसके विस्तार के बारे में। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का अगर विस्तार की बात करें तो राजस्थान के लगभग 61.11% भूभाग पर पश्चिमी मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है ना, लगभग 61.11, यानी कि लगभग मान के चलो 100 रुपया में 62 रुपया, मतलब 62% तक मरुस्थल है अपने राजस्थान में। और हमारे राजस्थान की गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारक है ये। ठीक है, और बहुत सारी वनस्पति भी है यहाँ पे। ठीक है ना, सबसे ज्यादा वनस्पति, सबसे ज्यादा जैव विविधता अगर किसी मरुस्थल में पाई जाती है तो वो भी हमारा मरुस्थल है, राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल, जिसको अपने थार का मरुस्थल का एक हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो विस्तार है वो राजस्थान के कितने क्षेत्र को ये घेरता है? 61.11% भूभाग को ये क्षेत्रफल के रूप में घेर रहा है। अब बात करते हैं कि जनसंख्या, ये आंकड़े लिखने हैं, यहां से पेपर में पूछ लेते हैं। जनसंख्या की बात करें तो अपने इस पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में 40% जनसंख्या निवास करती है। अपने राजस्थान की टोटल जनसंख्या का 40% हिस्सा पश्चिमी मरुस्थल भाग में निवास करता है। तो इसका मतलब जनघनत्व भी अच्छा खासा है यहाँ पे, मरुस्थल होते हुए भी काफी जैव विविधता के रूप में मानव जीवन भी यहाँ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इसका मतलब ये मरुस्थल जीवन के लिए कुछ अनुकूल दशाएं लिए हुए, ऐसा नहीं है कि प्रतिकूल परिस्थितियां यहाँ पे, तो यहाँ जीवन जीना संभव भी है। उसके बाद अगर अपने बात करें जिलों की, तो राजस्थान के 12 जिले इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, ये जिले भी अपने देखेंगे कौन कौन से जिले हैं। एक बार ये थोड़ा सा अपने व्यू बना रहे हैं दिमाग के अंदर, ताकि अपने थोड़ा सा दिमाग में आता जाए। उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपने बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में ये 17वां स्थान रखता है, 17वां स्थान रखता है पूरे विश्व के मामले। ठीक है ना, विश्व में बहुत सारे मरुस्थल है। ठीक है ना, गोबी का मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल है, अपने थार का मरुस्थल है, तो बहुत सारे मरुस्थल हैं। ठीक है ना, मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, एक तो क्या होता है, रेतीला मरुस्थल होता है, एक पथरीला मरुस्थल होता है। ठीक है ना, पहाड़ी इलाका हो जहाँ पे वनस्पति न हो, जीवन जीना है संभव सा लगता हो, तो वो भी एक मरुस्थल का ही प्रकार होता है। जरूरी नहीं है मरुस्थल हम उसी को ही कहें जहां केवल और केवल रेत हो, नहीं, पथरीला मरुस्थल भी होता है। अपने राजस्थान में भी पथरीला मरुस्थल के कुछ कई जगह विशेष के रूप में है, जिसको अपने पढ़ेंगे इसी के दौरान। ठीक है, और जो आपकी जैसे अपने बर्फीला जो मरुस्थल होता है वो भी एक मरुस्थल का ही भाग माना जाता है, जहां बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। ठीक है, तो मरुस्थल का मतलब ऐसा है कि ऐसी परिस्थितियां जो भूगोल की जहां पे जीवन की अनुकूल परिस्थितियां बहुत कम हो, ठीक है ना, हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का ज्यादा सामना करना पड़ रहा हो, ऐसा जो क्षेत्र है वो अपने एक तरह से मरुस्थल के रूप में काउंट किया जाता है। तो गर्मी की दृष्टि से अगर अपनी बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 17वां स्थान रखता है अपना थार का मरुस्थल, और गर्मी की बात करें तो गर्मी के मामले में ये 9वां स्थान विश्व के अंदर रखता है। तो ऐसी कुछ पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताएं हैं जिसको हम धीरे धीरे
समझते जा रहे हैं। तो ये डाटा थोड़े से जो जो लिखा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना और लिखना। एक बात मैंने पहले भी बोल दी थी कि जैव विविधता के मामले में अगर बात करें, जैव विविधता, ठीक है ना, जैव विविधता का मतलब है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करने की स्थिति कैसी है, उस मामले में हमारा थार का मरुस्थल पूरे विश्व में 1 नंबर पर है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा फैक्ट है, अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से। तो इन जो फैक्ट मैं बता रहा हूं इनको थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। अब देखो मरुस्थल का महत्व, अभी ये बहुत लंबा चलेगा, ये टॉपिक 2 क्लास ले लेगा लगभग, ठीक है ना। अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश तो आज तो पूरी क्लास नहीं चलेगा, तो हमें तो 4 भाग पढ़ने हैं तो टाइम लगेगा इसमें, ठीक है ना। मैं सारी चीजें सिर्फ वही चीजें आपको फैक्चुअल बता रहा हूँ जहां से पेपर का महत्वपूर्ण मतलब वो पार्ट होता है, जहां से एग्जामिनर प्रश्न बनाने की संभावना ज्यादा व्यक्त करता है, ठीक है ना। तो मरुस्थल का महत्व क्या है, ठीक है ना। ठीक है, तो मरुस्थल के महत्व की बात करें तो नंबर 1 बात कि विश्व के संदर्भ में देखें तो जैव विविधता को भी ये संरक्षण देता है, ये भी इसका महत्व है। दूसरी बड़ी बात, भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो हमारा जो मरुस्थल है ये क्या है, उष्ण क्षेत्र है। उष्ण क्षेत्र मतलब जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, यानी कि गर्मी यहाँ क्या है, ज्यादा है। गर्मी ज्यादा होने के कारण यहाँ का तापमान भी क्या रहता है, उच्च रहता है। तो उच्च तापमान रहता है तो एक विज्ञान का एक सिद्धांत है कि तापमान अगर ज्यादा हो, तापमान ज्यादा हो जिस क्षेत्र का, वहां का वायुदाब निम्न होता है, वायुदाब निम्न होता है। और जहां का तापमान कम हो वहां वायुदाब ज्यादा होता है, ठीक है। तो राजस्थान में अपने बात करें इसके महत्व की कि अपने ये पूरे भारत के लिए कोई रोल अदा करता है कि नहीं करता, तो तापमान यहाँ का ज्यादा रहने के कारण यहाँ क्या होता है, वायुदाब निम्न स्तर का रहता है। ये कंडीशन आती है लगभग अपनी गर्मी में, ठीक है ना। यानी कि गर्मी की अगर बात करें तो अप्रैल से प्रारंभ हो जाती है यहाँ गर्मी, ठीक है ना। अप्रैल से लेके जून जुलाई तक यहाँ खूब गर्मी पड़ती है, जून तक मान के चलो। और जून में आपने सुना होगा कि मानसून आता है, तो उस मानसून को भारत की ओर प्रेरित करने के लिए अपना जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब निम्न हो जाता है। और आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि जो हवा होती है, हवा होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती। तो अपने दक्षिण भारत में हिंद महासागर है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था 5 महासागर है, उनमें से अपने भारत की सीमा के साथ कोई महासागर जुड़ा हुआ है तो दक्षिण में हिंद महासागर है। और हिंद महासागर में जो हवाएं चलती है, ठीक है ना, तो आपको पता है कि महासागर में गर्मी के कारण वाष्पीकरण होता है, तो हवा होती है उसके अंदर नमी होती है। और वो हवा को आकर्षण कौन करता है, हमारा राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है ये अपने उस हवा को अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का वायुदाब क्या है, निम्न है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं मानसून को अपनी तरफ आकर्षित करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है। तो इस कारण क्या है कि मानसून को अपनी तरफ खींचता है। अब मानसून अपनी तरफ आएगा, हवाएं यानी कि मानसूनी हवाएं जिसमें आर्द्रता ज्यादा है वो हवा अपनी तरफ आएगी। तो अब अरावली पर्वतमाला है, वो अरावली पर्वतमाला उस हवाओं के बिल्कुल क्या है, एक तरह से अवरोध के रूप में, ठीक है। ये सारी चीजें मैं थोड़ा सा व्यू बना रहा हूं ताकि ये इंटरेस्टेड बन जाए टॉपिक, ठीक है। तो उस कारण क्या है, हवा को क्या रोक देता है, हवा अपने पूरे भारत में फैलती है। अपने राजस्थान का पश्चिमी जो भाग है वो क्या है, वर्षा से वंचित रह जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। तो अपने सारी चीजों का जिक्र करेंगे।
तो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग का एक महत्व ये भी है जैव विविधता के मामले में। एक इस टॉपिक को अपने जलवायु करेंगे ना तब ये आएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा, इसलिए मैंने थोड़ा सा व्यवहारिक बताया ताकि जलवायु जब हम पढ़े तो आपकी थोड़ा सा समझ में आता जाए कि हम इस पश्चिमी मरुस्थल को क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ की कृषि, यहाँ बारिश कम क्यों होती है, वो सारी चीजें अपने को क्लियर होती जाएगी। उसके बाद अपने बात करते हैं इसी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, ठीक है ना, वर्गीकरण की, जिसको अपने पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। तो पश्चिमी मरुस्थल, इस मरुस्थल को अपने मुख्य रूप से कितने भागों में डिवाइड करते हैं। तो मुख्य रूप से अपने क्या करेंगे, इससे पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में डिवाइड अपने करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें से जो पहला भाग आएगा वो आएगा शुष्क रेतीला प्रदेश, शुष्क रेतीला प्रदेश, शुष्क रेतीला प्रदेश। दूसरा जो इसका भाग आएगा वो आएगा अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क प्रदेश या रेतीला प्रदेश, ठीक है ना। अब ये शुष्क का मतलब होता है सूखा, ठीक है ना। नॉर्मल भाषा में शुष्क का मतलब क्या है, सूखा। जहाँ क्या है कि बारिश कम होती हो, हवा में नमी कम हो और एरिया हो बिल्कुल रेतीला एरिया हो, तो उस एरिया के आधार पे हमने इसको दो भागों में बांट लिया। एक तो वो एरिया जहाँ पे एकदम सूखा है, ठीक है ना, रेत ही रेत है, जैसे जैसलमेर का एरिया है, अपने बीकानेर का एरिया है, ठीक है ना। तो वो एरिया है वो उसको अपने बांट दिया क्या, शुष्क रेतीला प्रदेश। एक ऐसा एरिया जो अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क जैसे अपने गंगानगर का कुछ एरिया है, हनुमानगढ़ का कुछ एरिया है, ठीक है ना, नागौर का कुछ एरिया, वो क्या है अर्ध शुष्क प्रदेश के रूप में काउंट कर रहे हैं अपने। तो अपने इसको मुख्य रूप से कितने भागों में तोड़ दिया, दो भागों में तोड़ दिया। यहां से इसको समझना भी चाहिए क्योंकि यहां से अपने प्रश्न बढ़ने पेपर के अंदर। अब जो शुष्क रेतीला प्रदेश है इसको अपने दो भागों में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको भी आगे कितने भागों में पढ़ते हैं, दो भागों में पढ़ते हैं। एक तो वो प्रदेश, एक तो वो भाग जहां पे अपने बहुत ज्यादा रेत के टीले बड़े बड़े, और एक वो भाग जहां रेत के टीले तो नहीं है लेकिन शुष्क जरूर है, ठीक है ना। यानी कि एक तो वो भाग जहां पे बहुत बड़े रेत के टीले हैं, जैसे आप सुरतगढ़ से निकलते हो तो बड़े बड़े रेत के टीले आते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा एरिया जो है तो समतल लेकिन शुष्कता है, वहां पे बारिश नहीं होती, पानी का भाव नहीं है वहां पे किसी प्रकार का, तो ऐसा क्षेत्र है। तो उसके आधार पे अपने इस शुष्क रेतीला प्रदेश को भी कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में, ठीक है ना। तो पहला आएगा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। पहला कौन सा आएगा, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, यानी कि ऐसा एरिया जहां पे रेत के टीले हो, बड़े बड़े रेत की, युक्त का मतलब जो होना। और दूसरा जो है वो होगा बालू का स्तूप, स्तूप मतलब टीला, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। मुक्त का मतलब जहां रेत के तो टीले, रेत के टीले तो नहीं है लेकिन एरिया कैसा, शुष्क। तो बात ये समझ में आ गई होगी, हमने पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में तोड़ा, शुष्क रेतीला प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क रेतीले प्रदेश को हम दो भागों में पढ़ेंगे, एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के रूप में और दूसरा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के रूप में। अब हम बात करते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश को। अब अर्ध शुष्क प्रदेश है ये ऐसा एरिया है जहां पे कुछ अपने को नदियां देखने को मिलेगी। तो उन नदियों की स्थिति के आधार पे अपने इसको क्या करेंगे, चार भागों में डिवाइड करेंगे। तो पहला इसमें आएगा घग्गर प्रदेश। पहला कौन सा आएगा, घग्गर प्रदेश, यानी कि जहां घग्गर नदी बहती है, यानी कि हनुमानगढ़ गंगानगर का वो एरिया जो पश्चिमी मरुस्थल का ही एक भाग है, लेकिन हम उसको किस में पढ़ रहे हैं, अर्ध शुष्क प्रदेश में पढ़ रहे हैं। तो पहला कौन सा आएगा,
घग्गर प्रदेश। घग्गर नदी तो आप जानते ही हैं, अनूपगढ़ में रहते हैं तो अनूपगढ़ के तो बिल्कुल पास में है घग्गर नदी। दूसरा प्रदेश आएगा शेखावटी प्रदेश, ठीक है ना, शेखावटी प्रदेश। ये शेखावटी प्रदेश है वो सीकर है, ठीक है ना, चूरू, ठीक है ना, झुंझुनू, ये जो क्षेत्र है इसको अपने शेखावटी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो कांतली नदी इसी शेखावटी प्रदेश में बहती है, तो इसको अपने पढ़ेंगे शेखावटी प्रदेश के रूप में। और तीसरा अपने पढ़ेंगे नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, यानी कि जो नागौर का एरिया है उसको हम अर्ध शुष्क प्रदेश के रूप में पढ़ेंगे। चौथा जो इसका प्रकार आएगा वो आएगा, चौथा अगर प्रकार मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है ना, गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश वो एरिया है जहां लूणी नदी बहती है, ठीक है ना, लूणी नदी का जो एरिया है वो एरिया गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो वो भी एक तरह से अर्ध शुष्क एरिया है, ठीक है ना। तो लूणी नदी आपको पता है, अपने नदियां जब पढ़ेंगे अजमेर के नागपाड़ से निकलती है और अपने एक तरह से पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। वो जो हम ये पार्ट पढ़ रहे हैं, इस पार्ट की अगर सबसे बड़ी नदी की जिक्र होगा तो वो लूणी नदी होगी। और लूणी नदी का जो एरिया है, जो इसका भाव क्षेत्र है, उसको अपने गोडवाड़ प्रदेश के रूप में जानते हैं, ठीक है। शेखावटी प्रदेश की अगर बात करें तो शेखावटी प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है कांतली, ठीक है ना, कांतली नदी है। और घग्गर नदी के बारे में आप जानते हो, जिसको अपने पाकिस्तान में अकरा के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी चीजों को अपने डीपली पढ़ेंगे। तो ये इसका वर्गीकरण है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमने उठाया राजस्थान के 4 भौतिक भागों में से पहले भाग को, जिसका नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हम आसानी से समझने की दृष्टि से हमने इसको 2 भागों में तोड़ दिया। जिसका पहला भाग है शुष्क रेतीला प्रदेश, जहां रेत के टीले हों या शुष्क एरिया हो, जहां रेत है वहां पे शुष्कता लिए हुए हैं, पानी की मात्रा बहुत कम है, आर्द्रता बहुत कम है, बारिश भी कम होती हो, ऐसा एरिया, ठीक है। दूसरा हमने ऐसा एरिया ले लिया जो अर्ध शुष्क है, यानी कुछ कुछ मात्रा में पानी है, कुछ मात्रा में बारिश होती है, यानी इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में बारिश ज्यादा होती है, इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में नदियां ज्यादा है, तो इसलिए इस एरिया को हम किस नाम से जानते हैं, शुष्क अर्ध शुष्क प्रदेश के रूप में, ठीक है ना। तो इस शुष्क प्रदेश को हमने 2 भागों में बांटा। एक तो क्या, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जहां रेत के बड़े बड़े टीले हों, और एक हमने बांट दिया बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जहां रेत के टीले नहीं है लेकिन है शुष्कता का एरिया। उसके बाद अर्ध शुष्क भाग को हमने 4 भागों में बांटा है। तो घग्गर प्रदेश, ठीक है ना, घग्गर प्रदेश, उसके बाद शेखावटी प्रदेश, उसके बाद नागौरी उच्च भूमि, उसके बाद गोडवाड़ प्रदेश। ये वर्गीकरण नोट डाउन कर लेना। समझ में अगर नहीं आया है तो मैं इसको अब नक्शे के साथ डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको ये नक्शे में और क्लियर हो जाए कि कौन सा क्षेत्र कहां कहां पड़ रहा है। यानी कि अपना ये मान लो राजस्थान है, और इस राजस्थान का ये एरिया है, ये एरिया अपना कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को अपने ऐसे बांट दिया, ये हो गया एक भाग, एक हो गया ये भाग, ठीक है ना। अब ये भाग कौन सा हो गया, शुष्क रेतीला भाग। ये कौन सा भाग हो गया, अर्ध शुष्क प्रदेश, ठीक है ना। अब इस प्रदेश, इसको भी मैंने 2 रूपों में बांट दिया। क्या, एक तो वो एरिया जहां रेत के टिल्ले हैं, ठीक है ना, जैसे मान लो कि इसको मैं इस तरह से डिवाइड कर दूं, इस तरह से, इस तरह से, तो एक तो ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। यानी कि इस पार्ट में क्या है, यानी कि
रेत के बड़े बड़े टीले हैं, और इस पार्ट में रेत के टीले नहीं है लेकिन शुष्कता ली है। उसके बाद ये अर्ध शुष्क प्रदेश है, इसको मैंने बांटा एक तो इस एरिया के रूप में, ये एरिया घग्गर नदी का, ठीक है ना, ये एरिया घग्गर नदी का। उसके बाद मैंने दूसरा बांटा है शेखावटी प्रदेश, ठीक है ना, तो यहाँ चूरू सीकर झुंझुनू का ये एरिया, ये किसमें आएगा, शेखावटी प्रदेश में, शेखावटी प्रदेश में। उसके बाद मैंने एक इसका पार्ट बनाया था नागौरी उच्च भूमि, तो ये नागौर का एरिया है, ये नागौर का एरिया है, यहाँ नागौरी उच्च भूमि होगी, नागौरी उच्च भूमि। उसके बाद यहाँ अजमेर से लूणी नदी निकलती है इस तरह जाके, ये इस तरह अपने महासागर की तरफ यानी कच्छ के रन में जाती है। तो ये जो एरिया है ये आपका क्या है, गोडवाड़ प्रदेश है। तो वर्गीकरण समझ में आ गया होगा राजस्थान के भौतिक स्वरूप का, जिसका पहला पार्ट हमने उठा रखा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये वो पार्ट है, ठीक है ना। हमने क्या किया, इस पूरे पश्चिमी मरुस्थलीय भाग को दो भागों में तोड़ लिया, एक तो ऐसा एरिया जो शुष्क है, ठीक है ना, शुष्क प्रदेश के रूप में, एक ऐसा एरिया जो अर्ध शुष्क प्रदेश के रूप में। फिर हमने शुष्क प्रदेश को दो भागों में तोड़ा, जहां एक तो वो भाग है जहां बड़े बड़े रेत के टीले हैं, और एक ऐसा भाग जहां रेत के टीले तो नहीं है लेकिन शुष्कता जरूर है वहां पे। उसके बाद अर्ध शुष्क प्रदेश को हमने क्या किया, चार भागों में तोड़ा, एक तो घग्गर नदी का पता है यानी कि घग्गर नदी का एरिया जिसमें गंगानगर का कुछ एरिया भी आता है, जैसे अनूपगढ़ का एरिया, ठीक है ना, ये एरिया अपने इसी प्रदेश में आ रहा है, तो घग्गर का एरिया, ठीक है ना। उसके बाद में शेखावटी चूरू सीकर झुंझुनू का एरिया वो, ठीक है ना। उसके बाद नागौरी उच्च भूमि, ठीक है ना, और उसके बाद में गोडवाड़ प्रदेश। अब अपने नीचे आएंगे तो ये दूसरा पार्ट आ जाएगा राजस्थान का, ठीक है ना, पूर्वी मैदानी भाग, जिसको अपने अलग अलग डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो एरिया आएगा, ये जो एरिया आएगा ये आ जाएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश, और ये जो एरिया वो क्या आ जाएगा, दक्षिण का पठारी भाग, ठीक है। तो इस तरह अपने इसका वर्गीकरण समझेंगे। तो पहला पार्ट है जिसको मैंने रेखिक डायग्राम से डिवाइड किया है, सबके समझ में आ गया क्या, कमेंट करके बताओ। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पे अपनी चर्चा चलेगी, मैंने कहा भी आज पूरी क्लास इसी पे चलेगी क्योंकि काफी बड़ा भाग है ये और बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके ऊपर अपने चर्चा करनी है, कोशिश करनी है हर चीज को समझने की। रेखिक डायग्राम, सर्किट डायग्राम या फिर चित्र के माध्यम से सारी चीजें अपने क्लियर करते जाएंगे ताकि अपने को रट्टा मारने की जरूरत न पड़े। अब अपनी बात करते हैं कि हमने पश्चिमी मरुस्थल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा, ठीक है ना। कितने भागों में, दो भागों। एक तो बांटा क्या, शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश, और एक बांटा था अर्ध शुष्क प्रदेश। तो यहां आप नाम से देख रहे हो कि ये एरिया शुष्क, शुष्क मतलब सूखा, जहां पे आर्द्रता नहीं है हवा के अंदर, वातावरण बिल्कुल सूखा है। और ये अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क का मतलब कुछ खुश्कता है, यहाँ पे कुछ नमी है हवा के अंदर। तो इसका निर्धारण फिर आप इस शब्द से ही पता चल रहा है कि इसका निर्धारण किया किसने, हवा में नमी की मात्रा ने, ठीक है। हवा की नमी की मात्रा ने इन शब्दों का निर्धारण किया। और हवा की जो अंदर, जो हवा के अंदर जो नमी आएगी यानी कि पानी की जो मात्रा होगी वो डिपेंड करेगी किस पर, वर्षा पर, ठीक है ना। किस पे डिपेंड करेगी, वर्षा पर। तो ये प्रश्न कम से कम 50 बार पेपर में पूछ लिया गया कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को बराबर दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, ये बहुत बार पेपर में पूछ लिया गया। तो इन दोनों भागों को बिल्कुल दो अलग अलग भागों में जो बांटती है वो है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये पेपर में बहुत बार प्रश्न आ गया, ठीक है ना, और आता रहेगा, आता भी रहेगा ये। तो अपने इसको समझना है कि शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश को बराबर दो भागों में जो बांटने वाली वर्षा रेखा है उसको अपने क्या बोलते हैं,
25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। यहां से जुड़ी हुई एक बात और मैं बता देता हूं लगते ही, ठीक है ना। तो अपना जो पहला पार्ट है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसके बाद अपने बात करते हैं आगे अरावली पर्वतीय माला की। तो अरावली पर्वतीय माला का जो एरिया है और पश्चिमी मरुस्थल का जो एरिया है, उस एरिया का जो निर्धारण करती है वो है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है ना, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और इस राजस्थान को बराबर दो भागों में बांटने वाली है वो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, पेपर में यहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। साहिल, शालिनी क्या समझ में नहीं आया? हेलो, हाँ शालिनी क्या चीज समझ में नहीं आई? सर जो आपने ये नक्शा बना के बताया था ना, वो नहीं समझ में आया। अच्छा, नक्शा समझ में नहीं है। यस सर। भौतिक विभाजन का कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का? सर पश्चिमी मध्य प्रदेश का। ठीक है, दोबारा बता दूंगा। और किसके समझ में नहीं आया? और है कोई जिसके समझ में नहीं आया वो? चलो देखो, दोबारा देख लो थोड़ा सा, सभी देख लो जिसके समझ में नहीं आया है वो। दोबारा बता रहा हूं मैं पूरा का पूरा, ठीक है ना। यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हम नक्शे में उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जैसे अपना मान लो कि ये राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है। अब इस राजस्थान का ये जो वाला पार्ट है, ये जो वाला पार्ट है, ये कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में ये जो पार्ट है, यानी कि ये जो पार्ट है, ठीक है ना, ये है अरावली पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद ये जो भाग है ये पूर्वी मैदानी भाग, ये बच गया, ये बच गया दक्षिण का पठारी भाग, ठीक है। अब मैंने इसको अपने पढ़ रहे हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को मैंने क्या किया, दो भागों में तोड़ दिया, ठीक है ना। कितने भागों में तोड़ दिया? मान लो मैंने इसको दो भागों में तोड़ दिया, इस तरह। अब ये पार्ट तो मैंने बना दिया क्या, शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश। इसको मैंने बना दिया अर्ध शुष्क प्रदेश, ठीक है। इस शुष्क प्रदेश को भी मैंने दो भागों में तोड़ दिया। एक तो वो जो बालू का स्तूप लिए हुए, स्तूप मतलब धुरिया, बागड़ी बात करा, ठीक है ना। रेत के बड़े बड़े टीले हैं, एक तो वो भाग, एक जो रेत के टीले तो नहीं है लेकिन शुष्कता लिए हुए ये एरिया जैसे, ठीक है। उसके बाद अर्ध शुष्क जो प्रदेश है उसको मैंने क्या किया, एक तो ये एरिया बांटा जो गगर नदी है, ठीक है ना, गगर नदी है। उसके बाद में एक एरिया ये बांटा जो शेखावटी प्रदेश है, ठीक है ना, चूरूसी कर झुंझुनू का एरिया है। उसके बाद मैंने एक एरिया बांटा ये जो नागौरी उच्च भूमि है, यहाँ नागौर जिला है, नागौरी क्षेत्र है, ठीक है, नागौरी उच्च भूमि के रूप में अपने इसको जानते हैं। और एक ये एरिया जहाँ गोंडवाड़ प्रदेश है, जहाँ आपकी लूनी नदी बहती है, गोंडवाड़ प्रदेश। तो ये वर्गीकरण था, समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। चलो अब आगे देखो अपने, तो मैं बता रहा था कि जो अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हमने दो भागों में तोड़ा था। एक तो था क्या, शुष्क मरुस्थल, तो एक भाग था क्या, अर्ध शुष्क मरुस्थल।
इन दोनों का निर्धारण कर रही है, वो क्या कर रही है, एक वर्षा रेखा कर रही है। क्या कर रही है, वर्षा रेखा। और ये वर्षा रेखा कौन सी है, वर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय को बराबर 2 भागों में बांट रही है। तो ये प्रश्न पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसलिए अच्छे से आपके दिमाग में रहना चाहिए कि पश्चिमी मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत अपने दोनों जो भाग है उसको कौन सी वर्षा रेखा बराबर 2 भागों में विभाजित करती है, तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अरावली से अलग होता है, वो वर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये 2 प्रश्न है, दोनों में से कोई एक प्रश्न हर तीसरे चौथे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। विशाल, आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं सर, पहले आपको माइक ऑफ हो गया था, अब सही हो गया। ठीक है। जो आपने लगा रखा है भाई। अब एक चीज ध्यान रखना कि जैसे मान लो ये अपना राजस्थान है, मैं राजस्थान का नक्शा इसी तरह पतंग के रूप में ही बना रहा हूं क्योंकि पतंग आकारी तो है, ठीक है। अब ये अपना जो पार्ट था, ये जो पार्ट था ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था जिसको हमने 2 भागों में बांट रखा था। ये वर्षा रेखा कितनी है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो 2 भागों में बांटती है। यहाँ अरावली पर्वतमाला से अलग हो रहा है, ये कितनी है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और इधर क्या है, पूर्वी मैदानी भाग है, इससे अलग हो रही है, ये क्या है, 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो कई बार ये भी पूछ लेता है पेपर, तो ध्यान रखना ये 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय भाग को पूर्वी मैदानी भाग से अलग करती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग को अरावली पर्वत प्रदेश से अलग करती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली पश्चिमी मरुस्थलीय के बराबर 2 भाग है, ठीक है ना, उनको अलग अलग करती है। समझ में आ गई बात, ये 3 बताइए, 25, 50, 40, ठीक है। तो इस पे पेपर में प्रश्न बन सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लें, समझ लें। अब अपने लेते हैं अलग अलग भाग को, ठीक है। तो बच्चे भी स्ट्रेंथ भी कम होती जा रही है, तो इसका मतलब थक गए लगते हैं पढ़ते पढ़ते। स्ट्रेंथ कैसे गिर गई, 12 ही बच्चे रहे हैं 70 में से। थक गए क्या, बंद कर दें क्या? नहीं सर, चलने दो। संख्या गिर चुकी है, 13 बच्चे हैं। आ जाएंगे सर, क्लास तो लगाओ। तो फिर यार पूरी संख्या तो रहे, आनंद नहीं आता पढ़ने में। इसको पढ़ना चलो होगा, आ अपने जाएगा। इन्हीं चीजों को और रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, ताकि अपने ये सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है ना, और अपने को रट्टा ना मारना पड़े, ठीक है। अब अपने इस मान लो कि अर्ध शुष्क प्रदेश के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, अर्ध शुष्क प्रदेश, ठीक है ना। और इस अर्ध शुष्क प्रदेश को हमने कितने भागों में बांट रखा है, 4 भागों में, ठीक है ना। कौन कौन सा, घग्गर नदी का क्षेत्र, ठीक है ना, शेखावटी प्रदेश, ठीक है। उसके बाद नागौरी उच्च भूमि, और चौथा है कौन सा, गोड़वाड़ प्रदेश, ठीक है। तो घग्गर नदी के ऊपर अपने बात कर लेते हैं पहले, घग्गर नदी का एरिया, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आता है हनुमानगढ़ और गंगानगर का एरिया, ठीक है। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ है,
उद्गम कहाँ है गगर नदी का? गगर नदी निकलती है कालका की पहाड़ियों से, कालका की पहाड़ियों से, जो हिमाचल के अंदर है, हिमाचल के अंदर है। और हिमाचल है वो हिमालय का एक भाग है, ठीक है ना? क्या है? हिमालय का एक भाग। कई बार पेपर में प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान की कौन सी नदी है जो हिमालय से निकलकर राजस्थान में बहती है, ठीक है ना? राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालय से निकलकर राजस्थान में बहती है? तो वो नदी कौन सी है? गग्गर, ठीक है ना? बाकी कोई सी नदी ये नहीं है जो हिमालय से आती हो। चंबल नदी राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है लेकिन हिमालय से नहीं आती, मध्य प्रदेश की मऊ की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है ना? राजस्थान की मई नदी है वो भी नहीं आती, ठीक है ना? लूणी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, वो भी नहीं आती। तो राजस्थान में एकमात्र ऐसी नदी है कौन सी? गग्गर, जो हिमाचल से आती है, ठीक है ना? यानी कि हिमालय की पहाड़ियों से आती है और राजस्थान में बहती है। लेकिन गग्गर नदी आंतरिक अपवाह का क्षेत्र, क्या है? आंतरिक अपवाह, ठीक है ना? आगे अपने नदियां जब पढ़ेंगे तो नदियों को अपने दो रूपों में पढ़ते हैं, एक तो आंतरिक प्रवाह की नदियां, ठीक है ना? अंतः प्रवाह की नदियां, यानी कि ऐसी नदी जो आंतरिक प्रवाह का मतलब ये होता है कि ऐसी नदी जो अपने उद्गम स्थल से निकलने के बाद में किसी मैदानी भाग में या किसी मरुस्थलीय भाग में विलुप्त हो जाए, महासागर तक या सागर तक न पहुंच पाए, ऐसी नदी का अपवाह जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं अंतः प्रवाह क्षेत्र, ठीक है ना? आंतरिक अपवाह क्षेत्र। तो लूणी नदी हिमालय से निकलती है लेकिन अपने देखते हैं कि अपने अनूपगढ़ के आसपास आके ये खत्म हो जाती है। ज्यादा कई बार बारिश ज्यादा होती है तो ये पाकिस्तान तक चली जाती है। तो ये आंतरिक अपवाह की नदी है, ठीक है? इसी तरह से शेखावटी प्रदेश की अगर अपने बात करें तो शेखावटी प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है कांतली नदी, ठीक है ना? कौन सी नदी है? कांतली नदी। तो कांतली नदी भी क्या है? एक तरह से आंतरिक प्रवाह की नदी है, ठीक है ना? और कांतली नदी का जो तट है उसको अपने क्या बोलते हैं? बहुत बार पेपर में प्रश्न आता है कि कांतली नदी का जो तट है वो किस नाम से जाना जाता है? कमेंट में बताना, कोई राजस्थान जी के पढ़ता है क्या? कांतली नदी का के हेलो, हाँ जी सर, क्या बताना है? कांतली नदी का जो तट है या उसका जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता सर राजस्थान जी के आपसे स्टार्ट किया पढ़ना। है? अच्छा, पहले कभी पढ़ा ही नहीं? नहीं सर। चलो समझ में तो आ रहा है। अच्छा, एक समझ मैंने में बढ़िया आ प्रश्न रहा है बताया सर। था कि लूनी नदी का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? ये तो मैंने बता दिया। गोंडवाना प्रदेश। हाँ, गोंडवाना नहीं, गोडवाड़ प्रदेश। गोंडवाना प्रदेश नहीं है, गोडवाड़ प्रदेश, ठीक है ना? तो कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो तोरावटी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना? कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है तोरावटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो आज अपनी क्लास यहीं संपन्न करते हैं और कल संडे है तो कल रहेगी आपकी छुट्टी और सोमवार को अपने डबल क्लास होगी। जो राजस्थान जीके पढ़ना चाहता है उनके लिए आधे घंटे की क्लास रहेगी और जो थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, उनकी 1 घंटे की थ्योरी रहेगी इलेक्ट्रिकल की, ठीक है? तो जीके वाले जो विद्यार्थी हैं वो मेरे से जुड़ेंगे 6 बजे, ठीक है? 6 बजे से अपनी जो सर सोमवार को क्या? क्लासरूम आईडी जिसका लास्ट में 35 है
वो क्लास सोमवार को 6 बजे स्टार्ट होगी। और जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिकल थ्योरी पढ़नी है वो अपनी थ्योरी वाली क्लासरूम में एंट्री ले लें कल तक, ठीक है ना। सर, मैंने सोमवार को। उसके अंदर लगा रखा है ऐप के अंदर उसकी आईडी, तो वो क्लिक करके उस क्लासरूम में प्रवेश ले लें जिसको इलेक्ट्रिकल थ्योरी पढ़नी है। तो धन्यवाद। सर, सोमवार और को एक कितने सारू बजे? रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल आपनो फ्रीडम नॉलेज का नाम बिन जीतो उसके आगे फैलाओ, सब्सक्राइब कराओ ताकि अपन लाइव यूट्यूब पर भी आ सका, ठीक है। तो धन्यवाद।